हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कर्मेंद्र त्यागी है और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है माय क्लासरूम। इस YouTube चैनल में हम लोग लगातार कुछ वीडियोस डाल रहे हैं जिससे आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स भी इजीली डिलीवर हो पाए। आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप अभी जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और इसमें आने वाले वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और उनके साथ भी बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें। तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले सीखे हैं। आज मैं आपको स्पेशली एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसका हर साल जेईई मेंस, नीट और एडवांस तीनों एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और वो है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मतलब कोलिजन स्ट्रेट लाइन में या फिर वन डायमेंशन कोलिजन, इसको दो तीन नाम से ऐसे जानेंगे। हेड ऑन कोलिजन को कोलिनियर कोलिजन भी बोलेंगे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में इनका जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर ईयर में आपको इस हेड ऑन कोलिजन का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हेड ऑन कोलिजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो लगातार हमको आने चाहिए, वो कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा। लेकिन मेरा काम केवल कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं है, मेरा काम है आपको ऐसी ट्रिक्स, ऐसे तरीके बताना जिससे कि आपका एग्जाम में टाइम भी बचे और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं इनमें एक बात खास है कि ये एग्जाम्स में आपको स्पीड भी तेज रखनी है और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आपसे मिस्टेक हो जाए। तो हम लोग कुछ ऐसे मेथड्स ढूंढेंगे जिसमें हमको क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो। तो देखिए क्या तरीका है। एक्चुअली इस तरीके को पाने के लिए अगर आप भी मेरी तरह प्रीवियस ईयर के पेपर्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें या आज तक जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको क्लोजली मॉनिटर करें तो आप कुछ कंक्लूजन निकाल लेंगे और उसके बेस्ड पे आप अपना एक मेथड बना लेंगे। ये एक ट्रिक बेस्ड मेथड है लेकिन मैं आपको इसका पूरा लॉजिक भी समझा दूंगा जिससे कि आपको मामला हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कंट्रोल में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेड ऑन कोलिजन में वैसे मेनली तीन चीजें होती हैं, इनमें से कोई भी दो इक्वेशन बनाने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कौन सी तीन चीजें हैं? एक है ए हेड ऑन कोलिजन में अगर दो पार्टिकल के बीच में कोलिजन हो रहा है तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होगा। लीनियर मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के टोटल मोमेंटम को ऐड कर दो। बिफोर कोलिजन का जो लीनियर मोमेंटम है वो आफ्टर कोलिजन के लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। ये आपको हर एक हेड ऑन कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स में करना ही है। तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम स्मॉल ई के सिंबल से डिनोट करते हैं, ये भी एक फेमस फैक्टर है। इसका सवाल या तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हेड ऑन कोलिजन अगर इलास्टिक है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 होगा, जिसको हम ई बोलते हैं, उसका वैल्यू 1 होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है इसको जानने के लिए मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन इसको डिटेल में डील करने के लिए ये वाला सेशन हम नहीं लगाएंगे। इसके लिए मैं अलग से एक सेशन आपके लिए करूंगा जिसमें केवल कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी ये मान के चलिए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसी भी कोलिजन में एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और वो कोलिजन के नेचर पे डिपेंड करता है, जैसे इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। तो एक में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, अगर इनइलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो लेस देन 1 हो जाएगा और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कोलिजन में एनर्जी बिफोर से आफ्टर में इंक्रीज हो रही है जिसको हम सुपर इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं, ऐसे कोलिजन में ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है। तो अगर ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो चौंकने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोलिजन में इंटरनल एनर्जी रिलीज होती है, आफ्टर कोलिजन एनर्जी बढ़ जाती है। तो आपको 4 तरह के कोलिजन है, हम लोग आज फोकस कर रहे हैं केवल इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन पे। हेड ऑन का मतलब स्ट्रेट लाइन, इलास्टिक का मतलब जिसमें कोई भी एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं हो। इसलिए क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यानी दो पार्टिकल जो टकराने में अगर उनका कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ, उनका एनर्जी केवल आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ है, तो दोनों का कलेक्टिव एनर्जी का सम यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी of second particle before collision should be equal to kinetic energy of first particle plus kinetic energy of second particle
आफ्टर कोलिजन। तो ये तीन में से कोई भी दो इक्वेशंस बनाएंगे तो दो आंसर हमको आ जाएंगे। सर ये तो हमको पहले से ही पता था कि ये तीन इक्वेशन बनानी पड़ती है, तीन में से दो इक्वेशन हमें बनानी है और हम बनाते हैं m1u1 प्लस m2u2 ऐसे करके। मैं भी अभी यही बना के दिखाऊंगा, लेकिन हमारा मुद्दा ये सीखना नहीं है, हमारा मुद्दा उस ट्रिक की तरफ जाना है जिससे क्वेश्चन इजीली और जल्दी सॉल्व हो। जरा एक कोलिजन का डायग्राम देखते हैं कि किस तरह के कोलिजन की हम बात कर रहे हैं। ये पार्टिकल आ रहा है क्यू बॉल और आके इस 8 बॉल से टकराएगा और ये बॉल में मोमेंटम भी ट्रांसफर होगा, कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्योंकि दोनों मासेस बराबर हैं और इलास्टिक कोलिजन है तो आपको टकराने वाला मास सारा मोमेंटम ट्रांसफर करते दिखेगा। ये बात हमेशा ट्रू नहीं है कि टकराने वाला ब्लॉक हमेशा रुक जाए। ये तभी होता है जब टकराने से पहले वाला ब्लॉक और ये दोनों ब्लॉक सेम मास के हो, कोलिजन इलास्टिक हो, तभी मोमेंटम पूरा का पूरा ट्रांसफर कर पाएगा। चलिए, तो किसी भी कोलिजन में हमको क्या दिखाई देगा? दो पिक्चर्स दिखेंगे। बिफोर कोलिजन एक मास m1 u1 से चल रहा है, m2 वाला u2 से चल रहा है, और ये टकराने के पहले ऐसे चल रहे हैं, लेकिन आपको आइडिया ये लग रहा होगा कि ये वाला पार्टिकल इससे फास्टर चलना चाहिए, तभी पीछे से आके टक्कर मारेगा। फिर समझ लीजिए कि टकरा गए, टकराने के बाद जब अलग हुए तो मैंने देखा अलग होने के बाद कि आफ्टर कोलिजन m1 वाले का वेलोसिटी v1 और m2 वाले का वेलोसिटी v2 हो गया। तो सिचुएशन नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या पूछते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो फाइनल वेलोसिटी बताओ, यानी कि हमको ये दो आंसर को याद करना है। अब ये दो आंसर हम लोग घर से याद करके जाएंगे, बट कैसे करना है वो भी मैं बताता हूं अभी आपको। लेकिन अगर इक्वेशन बनाना पड़े तो पहला इक्वेशन है मोमेंटम कंजर्वेशन का, यानी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन आपको बनाना बड़ा ही इजी है, सारे के सारे डायरेक्शन सेम है, इसलिए हर एक का साइन पॉजिटिव लिखा है। वैसे ये वेक्टर इक्वेशन है और वेक्टर इक्वेशन में साइन डायरेक्शन के हिसाब से चूज करना पड़ता है। तो अगर ये u2 का वैल्यू अपोजिट होता तो यहां पे u2 के साइन में हम माइनस साइन भी लगा सकते हैं, है ना, m1u1 माइनस m2u2। और इधर भी डायरेक्शन अगर किसी का अपोजिट चलेगा, जैसे m1 वाला ऐसे रिबाउंड कर गया, तो उसका आंसर भी हो सकता है हमें माइनस लिखना पड़े। तो अभी क्योंकि सबके डायरेक्शन सेम है तो सबका साइन हमने पॉजिटिव लिया। बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम के इक्वल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा इक्वेशन होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी दोनों ब्लॉक टकराने के बाद अलग कैसे हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये कैसे आया ये एक अलग मुद्दा है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब आप देख लो, अगर ये दोनों टकराने के पहले वाला पिक्चर में चल रहे हैं तो ये u1 u2 से बड़ा होगा तभी आके पीछे से टक्कर मारेगा। अगर u2 तेज चलेगा तो ऑब्वियसली दूर ही निकल जाएगा। तो u1 बड़ा है तो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी को बिफोर कोलिजन u1 माइनस u2 लिख दिया। लेकिन आफ्टर कोलिजन जब देखेंगे तो ये दोनों पार्टिकल अलग हो गए होंगे, यानी कि पीछे वाला पार्टिकल टकराने के बाद आगे वाले को आगे धक्का देगा तो उसका वेलोसिटी पीछे वाले से फास्ट होगा, तभी अलग हो जाएगा। तो अलग हो रहा है, इसका मतलब है बात का रिलेटिव वेलोसिटी में v2 बड़ा है, तो मुझे केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ये आफ्टर वाली लिखी और ये बिफोर वाली लिखी। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में जो इक्वेशन है वो आफ्टर वाला ऊपर लिखना है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये एक इक्वेशन आपको बन सकती है और दूसरी इक्वेशन बन सकती है m1 u1 प्लस m2 u2। ये कोई भी बनाना जानता, आप भी जानते हैं, आप भी तुरंत इससे दो इक्वेशंस हैं, v1 v2 दो अननोन है, आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। E इज इक्वल टू 1 है इलास्टिक कोलिजन के लिए, क्योंकि अभी हम इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, तो मान लो कि हमने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएंगे वो आप भी सॉल्व करके देखना, ये आ जाएंगे। अब आप ज्यादातर बच्चे जो जेई की तैयारी करते हैं वो ये जानते हैं, या नीट की तैयारी करते हैं, ये जानते हैं कि ये बड़ा सा फॉर्मूला है और हमको ये एग्जाम में याद करके जाना है, तो जब हम लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, इसमें वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में इसको भूल गए तो फिर कोई बैकअप प्लान नहीं है, फिर पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक तरीका निकाला है कि आप इस पूरे फॉर्मूले को याद मत करो,
क्योंकि ये इतना बड़ा फॉर्मूला है कि इसमें m1 की जगह m2, m2 की जगह m1, कहीं एक जगह भी मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए बड़े रिजल्ट्स को रटने के चक्कर में अपनी एनर्जी नहीं ब्रेक करो। आप उसमें थोड़ी सी चालाकी पकड़ोगे तो आंसर आपको तुरंत याद हो जाएगा। एक आसान तरीका मैंने ये बनाया है और अब यही सेशन का मेन मुद्दा है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप स्पेशल केस की तरह इसको याद करके जाओ। किसको? कि m2 रेस्ट पे है, और यही फॉर्मूला याद करके जाइए और कोई भी सवाल आए उसमें यही तरीके से सॉल्व कीजिए। कैसे? आप ये मान लीजिए परमानेंटली कि m2 रेस्ट पे है। सर जरूरी तो नहीं कि हर सवाल में m2 रेस्ट पे हो, लेकिन हम इस सवाल में ये मान के चलते हैं कि अगर m2 रेस्ट पे होता तो आंसर क्या आता। तो m2 का वेलोसिटी u2 अगर 0 होता तो आंसर क्या आता। तो आप देखो जरा, इस रिजल्ट में u2 की जगह 0 और u2 की जगह यहां पर 0 रख दे तो आंसर आएगा v1, यानी कि बिफोर आफ्टर कोलिजन मास m1 का वेलोसिटी इज m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इतना छोटा रिजल्ट याद रखना बड़ा आसान है, और इसमें भी कुछ ऐसी ट्रिक्स है कि आपको याद भी आ जाएगा कि एक में माइनस चलेगा, एक में 2 चलेगा। तो v2 का वैल्यू हो गया 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको देख लो, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, 2m1 u1 अपॉन m2। v2 में 2, v2 2, और v1 में m1 माइनस m2, माइनस आ रहा है इनिशियल में। अब माइनस इसमें कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए तो याद रखिएगा केवल एक ही पार्टिकल है टकरा के जो रिबाउंड हो सकता है, m1 वाला। ये सिचुएशन ऐसी है कि m1 वाला पार्टिकल u1 वेलोसिटी से आ रहा है और m2 वाला रेस्ट पे है। कुछ बच्चों के दिमाग में अब तक एक बात या एक सवाल बैठ गया होगा कि सर जरूरी नहीं है कि जेई के हर क्वेश्चन में m2 रेस्ट पे हो। ये तो आपने m2 रेस्ट वाला आंसर याद करा लिया, अगर m2 चलेगा तो हम कहां जाएंगे, वहां बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूं कि m2 रेस्ट पे नहीं होगा तो भी m2 को रेस्ट पे बना के हम सॉल्व कर देंगे, बाद में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर देंगे। कैसे? किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने का तरीका है अपना ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर अपना डिसाइड कर लो, रामलाल, और रामलाल को m2 पे बैठा दो तो m2 उसको रेस्ट पे दिखेगा, और रेस्ट पे रखते ही फॉर्मूले से आपको आंसर आ जाएगा। बाद में m2 का वेलोसिटी फिर से ऐड कर देना। तो मैं जो बोल रहा हूं अभी उसको करके दिखाता हूं। पहले आप ये देख लीजिए कि m2 अगर रेस्ट पे है तो टकराने के बाद m1 का वेलोसिटी v1 और m2 का वेलोसिटी आपको v2 दिखेगा। लेकिन ये टकराने के बाद रिबाउंड भी हो सकता है और सामने भी चल सकता है। तो आपको यही आंसर में माइनस और प्लस दोनों की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। चलिए फटाफट दो एग्जाम्पल करते हैं और शॉर्ट इंटरवल में जल्दी से ये कॉन्सेप्ट्स को निकालते हैं। पहला सवाल है कि 2 kg का मास है, मेक्स इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद सेकंड बॉडी एट रेस्ट। इस सवाल में दिया ही है कि पार्टिकल रेस्ट पे पहले से है, कंटिन्यूज टू मूव इन ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन का मतलब है कि पार्टिकल ये जो 2 kg वाले का आया और टकराने के बाद, ये वाला तो रेस्ट पे, इसका मास m2 है, हमें मालूम नहीं, इलास्टिक कोलिजन हुआ और ये वाला 2 kg अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो ओरिजिनल डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग m1 माइनस m2 के फॉर्मूले में इसका आंसर जो है प्लस लिखेंगे। तो लिखा 1/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। ये मान लीजिए किसी u से आ रहा है और v1 का वैल्यू u/4 हो गया, प्लस u/4 या माइनस u/4 आप बोलेंगे, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन लिखा है तो प्लस u/4। फॉर्मूला होता है v1 का m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u। बस एक ही फॉर्मूला याद करके जाइए, खड़ाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो v1 की जगह लिखा u/4 और m1 की जगह लिखा 2 kg माइनस m2 अपॉन 2 kg प्लस m2 इंटू u से u कैंसिल कर दिया, ये ऊपर भेज दिया। 2 प्लस m2 इज 4 से मल्टीप्लाई, 8 माइनस 4 m2, m2 इधर भेज दिया तो 5 m2 इक्वल टू 2 इधर भेज दिया तो 6 m2 का वैल्यू आया 1.2 kg। आपने जरा सा एक लाइन सॉल्व किया और आंसर है। इसमें मोमेंटम की इक्वेशन बनाना और फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनाना, फिर सॉल्व करना इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसलिए समय बचाओ, फॉर्मूला याद करके जाओ, समय बचाओ, फॉर्मूला याद करके जाओ, लेकिन m2 को रेस्ट पे रखना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जल्दी से 1 मिनट में करता हूं मैं। इसमें लिखा है कि m2 चल रहा है, m1 का वेलोसिटी 10 है और m2 का वेलोसिटी ऑलरेडी 4 है। अगर m2 रेस्ट पे होता तो आंसर क्या आता? तो आंसर आता v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2
अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u। अब आप देखिए m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहां पे मास 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम दिया है, तो 10 माइनस 5 अपॉन 10 प्लस 5 ऐसे कर दिया इंटू u। तो हमको ये देखना है कि यहां पे जो आंसर आएगा वो ऐसे कैंसिल करेंगे तो u/3 आ जाएगा। अब मैंने क्या सोचा कि ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 4 से चल रहा है, अगर इस 4 को रेस्ट पे करना है तो 4 वाले ऑब्जेक्ट पे बैठ जाते हैं। तो देखिए 4 वाले ऑब्जेक्ट पे हमने अपने प्यारे ऑब्जर्वर रामलाल को बैठा दिया। अब रामलाल यहां बैठ गया तो ये ऑब्जेक्ट अब उसको रेस्ट पे दिख रहा है, लेकिन 10 वाला ऑब्जेक्ट से भी 4 कम, यहां से 4 कम करोगे यहां भी 4 माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से बदल के 6। मतलब अब ये 10 वाला पार्टिकल 6 से चल रहा है और ये वाला रेस्ट पे है। अब इसका आंसर निकालना आपको आता है। अभी अभी आपने क्या बोला, V1 का आंसर आया 10 माइनस 5 अपॉन 10 प्लस 5 इंटू 6 कर दिया, क्योंकि मुझे वेलोसिटी m2 को रेस्ट पे करने पर 6 दिख रही है। तो इसको सॉल्व किया, 6/2 आंसर आया, ये 1/3 हो गया था, इंटू 6 करा तो 2 मीटर पर सेकेंड। ये आया विद रिस्पेक्ट टू रामलाल। अभी अभी आपने बोला कि रामलाल को बैठाने से ये आंसर 4 से डिक्रीज हो गया, तो रामलाल को वापस ग्राउंड पे उतारोगे तो ये आंसर में फिर से 4 ऐड कर देंगे, यानी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई 2 + 4, आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। V2 का आंसर निकालने का तरीका है 2m1u अपॉन m1 प्लस m2। जल्दी से कर रहे हैं, 2m1 की वैल्यू 10 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 6 है, अपॉन m1 प्लस m2 15 है, 15 10 कैंसिल किया, यहां 3 आ गया, यहां 2 आ गया, 3 से ये 2 कैंसिल करा तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू रामलाल आया, विद रिस्पेक्ट टू रामलाल। अब आप बताओ, अभी जब हमने रामलाल पे बैठे थे तो 4 कम कर दिया था, अब रामलाल ने उसको देखा 8 से चलते हुए, ग्राउंड पे उतारेंगे 8, इस पे भी ऐड कर दो, तो आंसर V2 का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया 8 + 4 12 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको यह समझ में आया कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे बनाते हैं तो उसका वेलोसिटी सिस्टम में से गायब हो जाता है या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप अब इसका वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू रामलाल यानी m2 आ जाएगा, और जब m2 से वापस ग्राउंड पे उतरेंगे तो वापस वेलोसिटी 4, पहले सब्ट्रैक्ट कर दो वापस ऐड कर दो। तो सर अभी तो m2 किसी भी वेलोसिटी से चल रहा होगा, हम m2 पे बैठ जाएंगे तो m2 रुक जाएगा, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी, और फाइनल वेलोसिटी में m2 का वेलोसिटी वापस ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। ये एक जबरदस्त तरीका है जिसमें m2 चलता हो तो भी। लेकिन एक राज की बात बताता हूं, आप किसी को मत बताइएगा कि आज तक जेई में m2 कभी चला नहीं है, आज तक जेई में कभी भी m2 चला नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत कम लोगों के पास है, मैंने आपको ये सीक्रेट बताया, आप अपने पास रखिएगा और एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर को चेक करके देखिएगा, m2 कभी नहीं चलता है, m2 इनिशियली हमेशा रेस्ट पे रहता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ और स्पेशल तरीके सिखाऊंगा इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, शेयर कर दो और इसको फैला दो। बाय बाय।